हेलो एवरीवन, आज की वीडियो सेशन में हम लोग डिप्लोमा वालों के लिए एक अनदर वैकेंसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और स्पेशली अगर बात करें तो मैकेनिकल वालों के लिए बात करें तो बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि आपको मालूम है कि एक महारत्न कंपनी BHEL के द्वारा सुपरवाइजर ट्रेनी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाले गई है। इसका एडवर्टीजमेंट भी आपको मिल गया होगा, डिफरेंट मीडिया के थ्रू मिल गया होगा। और अभी इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ नहीं है, 1 फरवरी से होगा, लेकिन इसके बारे में आपको सब कुछ जानने का अधिकार जरूर है। बहुत सारे बच्चे बोले सर कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या सर सिलेबस होता है, इसका प्रीवियस कट ऑफ क्या है सर। और सबसे बड़ी बात क्या कि बहुत सारे बच्चे जो अभी इस बार 6 सेमेस्टर में हैं तो वो पूछेंगे सर क्या हम लोग एलिजिबल है कि नहीं है सर, मतलब जो अपियरिंग स्टूडेंट है क्या वो एलिजिबल हैं कि नहीं है, इसके बारे में तो सबका जवाब हम इस वीडियो सेशन में क्या करेंगे देने की कोशिश करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि 2025 में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज BHEL का भी रिक्रूटमेंट देख लिए, दूसरी बात कुछ दिन पहले हम HPSL का भी देखे, उसके द्वारा भी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और आगे आने वाले बहुत सारे PSU कंपनी के द्वारा और भी रिक्रूटमेंट आने वाला जरूर है, बशर्ते आप लोग केवल अच्छे से पढ़ाई करते जाओ। तो चलिए आज की वीडियो सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, दूसरा अगर हम बात करें सिलेबस का बात है, सिलेबस क्या रहने वाला है, मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सब के बारे में बात करेंगे। और मेनली प्रीवियस कट ऑफ क्या था इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अगर हम बोले तो इस BHEL के द्वारा जो सुपरवाइजर ट्रेनी के लिए जो आपका रिक्रूटमेंट मतलब पोस्ट निकाला गया है, वैकेंसी जो निकाला गया है, वो मेनली मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी ब्रांचेज के लिए निकाला गया है। मैकेनिकल वालों के लिए भी निकाला गया है, सिविल वालों के लिए भी निकाला गया, इलेक्ट्रिकल वालों को निकाला गया और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इनके लिए भी निकाला गया है। लेकिन सबका इस सेशन में तो एग्जाम पैटर्न और प्रीवियस कटअप और सिलेबस में जो दूसरा जो पार्ट है वो सब लगभग कॉमन है, तो बात हम कर लेंगे। लेकिन स्पेशली हम लोग मैकेनिकल के लिए ही बात करेंगे। आपको मालूम है कि हम लोग मेनली मैकेनिकल से ही डील करते हैं, मैकेनिकल वालों की पढ़ाते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। तो आपको तो मालूम है कि BHEL कंपनी क्या है, क्या इसका टर्नओवर, इसका क्या ये किस एरिया में काम करे। तो मेनली सबसे पहले शॉर्ट में बोले तो पावर प्लांट, मतलब पावर प्लांट बोलने का मतलब क्या, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट का बात करो, न्यूक्लियर पावर प्लांट का बात करो, हाइड्रो पावर प्लांट का बात करिए, सोलर पावर प्लांट का बात करिए, ये हर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसका योगदान बहुत ज़्यादा है। आप जो स्टीम टरबाइन जो पढ़ते हैं, स्टीम टरबाइन BHEL कंपनी के द्वारा ही अपने देश में बनाया जाता है। जो स्टीम टरबाइन होती है इसी के द्वारा बनाया जाता है, मतलब इसका बहुत ही लार्ज एरिया है इस कंपनी का। इसका टर्नओवर भी हर साल बहुत ही ज़्यादा है, आई थिंक 23,893 अप्रॉक्स 24,000 करोड़ इसका टर्नओवर है। तो कंपनी एक ये PSU महारत्न कंपनी के अंडर में आती है, तो बहुत ही अच्छा है, तो इसमें जॉब भी करना बहुत ही अच्छा रहेगा। प्लस जो बेसिक पे जो आपको मिलेगा उसके अलावा फैसिलिटीज़ भी बहुत सारे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एडवर्टीजमेंट आपको मिल भी गया होगा, आपको पता भी चल गया होगा, तो अगर हम देखें तो क्या कि मेनली मैकेनिकल का अगर हम बात करें तो मैकेनिकल के लिए आपका जो पोस्ट जो निकाला गया, तो अगर कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल मतलब अनरिजर्व के लिए 64 सीट, EWS 14, OBC 30, SC 22, ST का 10, मतलब टोटल कितना हुआ 140। अब ये सोचो 140 पोस्ट के लिए मैकेनिकल के लिए 140, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा, हम बोल सकते हैं बहुत अच्छा है, कोई खराब पोस्ट ये नहीं है। नंबर ऑफ पोस्ट का मतलब बहुत अच्छा है, मतलब जो जेन्युइन बच्चा पढ़ने वाला वो फाइट कर सकता है, तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खोने मत देना बस। ये तो BHEL का बात करें, HPSL में भी 90 या 95 सीट अप्रॉक्स मैकेनिकल वाले को निकाला गया है, तो ठीक ठाक सीट इधर दिख रहा है। अगर हम बेसिक पे का बात करें तो बेसिक पे आपका कहाँ से कहाँ 32,000 से 1 लाख के बीच में है। ट्रेनिंग के दौरान 1 साल का ट्रेनिंग है तो उसमें 32,000 दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद मतलब आफ्टर 1 ईयर आपका कहाँ से सैलरी स्टार्ट होगा, 33,500 रुपये से बेसिक पे के साथ आपका सैलरी स्टार्ट होगा। तो ये सब तो बात की चीज़ है। आगे तो ये देखो दूसरा का बोले क्या कि पोस्टिंग, यही चीज़ BHEL के द्वारा सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए पोस्ट के लिए 2023 में भी निकाला गया था, और वहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी जो दिया गया था
तो BHEL का बहुत सारा अपना अपना क्या सेंटर है हर स्टेट में लगभग, तो सेंटर वाइज कहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार निकाला गया था, लेकिन इस बार क्यूमुलेटिव निकाला गया, मतलब सबको जोड़कर एक कॉमन निकाला गया। तो यहाँ पे अगर देखें तो पोस्टिंग का भी दिया हो कि मैकेनिकल कहाँ कहाँ, रानीपेट, हैदराबाद, बेंगलोर, हरिद्वार, भोपाल, मेन जो अगर सेंटर का तो भोपाल का बात करें, विजाग का विशाखापट्टनम, ये सब में आपको करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे पहले तो ये तो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ये आपको पता भी चल गया होगा। अब अगर हम इसके बाद अगर मेनली अगर बात करें तो क्या कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपको तो मालूम है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो ये सब आपको पता होगा कि सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए क्या कि अगर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स सबके लिए निकाला गया, आपको होना क्या चाहिए, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। फुल टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्ट टाइम नहीं चलेगा, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। मैक्सिमम एज कितना 27 ईयर्स, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी किसी को मिनिमम एज में दिक्कत हो जा रहा है। मतलब एक चीज देख लेना कि 1/2/1998 के पहले जो जन्म लिए हैं मतलब वो एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, ये चीज आप देख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या कि डायरी नोट्स, मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीज, क्या इंपॉर्टेंट चीज, अभी रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आया है, फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, तो 1 फरवरी 2025 से स्टार्ट होगा। अभी इसका लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, हम बतलाएंगे कैसे साइट ओपन करना है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी इसका लिंक एक्टिव नहीं हुआ, 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी भी 3-4 दिन है, आप चीज़ों को क्या करिए, समझिए, आगे समझो, पूरा चीज़ को समझो। अगर हम बात करें कि क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन का अगर बात करें तो 28 फरवरी है, पूरी तरीके से क्लियरली सब बात लिख दिया है 28 फरवरी, और इन्होंने डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी बता दिया है। क्या बोला कि टेनेटिव है, चेंज हो सकता है, लेकिन टेनेटिव क्या 11, 12 और 13 अप्रैल। पिछले बार जो 2023 में सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए पोस्ट निकाली थी BHEL ने, तो उसमें जो एग्जाम डेट दिया गया था वो दिया गया था दिसंबर 2023 बोला गया था, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023 टेनेटिव बोला गया था, और एक्चुअल में जो एग्जाम हुआ था जनवरी के फर्स्ट वीक में ही हो गया था। इसका मतलब क्या कि अप्रॉक्स ये डेट को तो होगा ही होगा, और नहीं तो अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में एकदम कंफर्म ये एग्जाम ले लेगी, ये फिक्स है। BHEL ज़्यादा डिले नहीं करते, जो डेट बोल दिए मतलब उस डेट के अनुसार, मतलब क्या कि एडमिट कार्ड आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जनरेट हो जाएगा। तो आप यहाँ से टाइम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आपके पास कितना समय है, उसके बाद सिलेबस को समझकर आप क्या करिएगा कि उसके अनुसार आप एडजस्ट करेंगे कि इतना दिन में आपको तैयारी कर लेना। तो सब कुछ एकदम क्लियर कट एग्जैक्ट बोला हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें कि कैसे फॉर्म अप्लाई करिएगा, तो 1 तारीख से क्या करिएगा, गूगल में जाकर आप क्या करिएगा, career.bhl.in ओपन करना, सब कुछ खुल जाएगा। आगे हम बताएं कैसे ओपन क्या करना, ये सब बताएंगे। हाँ, अब इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्या सर जो इस बार जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, जो अपियरिंग स्टूडेंट हैं, मतलब जो भी 6 सेमेस्टर में है, तो क्या वो भर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इन्होंने बोला है कि हाँ भर सकते हैं, लेकिन टर्म्स और कंडीशन लगा दिया है। क्या कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू सुपरवाइजर ट्रेनिंग पोस्ट के लिए 2 स्टेज से गुजरना होगा। पहला तो कि CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और दूसरा इंटरव्यू। तो बोल दिया कि इंटरव्यू के समय या उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 1 जून 2025, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 जून 2025 तक आपके हाथ में डिग्री होना चाहिए डिप्लोमा का फाइनल। अब अगर हम देखें तो आप लोगों के लिए इस बार SVT आई थिंक मई में एग्जाम लेगा ही। 1 तारीख को हमें नहीं लगता है कि रिजल्ट आपके हाथ में दे देगा, डिग्री आपको नहीं दे पाएगा। तो हम यही कहें कि आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा, क्योंकि टाइम आपके पास है नहीं। तो यहाँ से आपको जवाब मिल गया कि नहीं भी भरना तो ज़्यादा, क्योंकि 1 जून तक कहाँ से आपको डिग्री मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा। और इन्होंने बोल दिया कि 1 जून तक मिल जाना चाहिए, 1 जून तक मैक्सिमम ये अलाउ करेगा। तो और ये भी चीज़ अर्लियर, अब अगर 1 जून से पहले में इंटरव्यू हो सकता है, क्योंकि एग्जाम कब ले रही, 11-12 अगर ले लिया तो 20 दिन के बाद तुरंत क्या करेगा, इंटरव्यू के लिए बुला देगा। तो इंटरव्यू के दौरान या 1 जून, दोनों से कोई पहले आ जाए, मतलब मैक्सिमम आपके पास 1 जून है। 1 जून तक आपको हाथ में डिग्री होना चाहिए। तो हमें नहीं लगता है कि SVT 1 जून तक आपको डिग्री दे देगा।
ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेनेटिव एग्जाम डेट मई लिख रहा है। तो हम यही कहेंगे कि फाइनल ईयर वाला स्टूडेंट नहीं इसको भरे तो ज़्यादा अच्छा है। भले ये लिख दिया कि अलाउ तो किया है, लेकिन अपने बिहार का बात करें तो 1 जून तक एग्जाम देंगे। बाकी दूसरे राज्य में हो सकता है कि उसका क्या एग्जाम डेट है, तो जो दूसरे राज्यों के बच्चा हैं अगर उनका डिग्री अगर 1 जून से पहले मिल जाता है तब वो भर सकते हैं बाबू। ठीक है, चलिए तो दूसरा बात अगर बात करें कि अब मेन क्या है कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, BHEL का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो सुपरवाइजर ट्रेनी पोस्ट के लिए 2 स्टेज से गुजरना होता है। 2 स्टेज कहने के लिए मेनली एक ही स्टेज है, इसे तो इतना अच्छा चीज़ है ना कि एक ही स्टेज से गुजरना पड़ता है। मेनली समझो, पहला जो स्टेज है डेट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज दोनों होता है, बाइलिंगुअल होता है, मतलब क्या हिंदी इंग्लिश दोनों होता है। मोड ऑफ लैंग्वेज क्या होता है, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी दे सकते हैं हिंदी में भी दे सकते हैं। तो ये अच्छा चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप दे सकते हैं। वाई लैंग्वेज आपको चूज करना, आपको जो चूज करना आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप अगर CBT में क्वालिफाई कर जाते हो, क्वालिफाई कर जाते हैं 1:3 बोल रहा है, मतलब एक पोस्ट पे 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, एक पोस्ट पे 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, मतलब बेस्ड ऑन दिस रेशियो। मान लो कि टोटल कितना है, टोटल आपका पोस्ट मैकेनिकल के लिए कितना निकला है 140 मतलब क्या कि 14 या 42 मतलब वही 420 लोगों को बुलाएगा, वो भी कैटेगरी वाइज देखेगा, कैटेगरी वाइज देखा जाएगा। तो उस कैटेगरी वाइज मतलब एक पोस्ट पे 3 कैंडिडेट को बुलाएगा रिटन के बाद, तो मैक्सिमम कितना 420 लोग को बुलाएगा। अब ये चीज़ देखना है। उसके बाद वहाँ पे फिर आपको क्या होगा कि थोड़ा आपको गुजरना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ से स्टेज नंबर 2 पे यहाँ से बुलाएगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट पूरी तरह से वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद अब समझना बात को ध्यान से, अब यहाँ पे भी अब जो सबसे टॉप रैंकर होंगे, जिनका मार्क्स ज़्यादा होगा उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सही बात हो, मतलब कहने का मतलब क्या कि सेकंड जो स्टेज है केवल खाना पूर्ति है, मेनली क्या है पहला ही है, मेनली क्या है पहला ही है। मतलब समझ जाओ यही कि आपका क्या है कि CBT 1 में जितना आप हाईएस्ट स्कोर करोगे आपका सिलेक्शन का चांस उतना ही ज़्यादा है। कहने का मतलब यही है, मतलब वही बोला कि ओवरऑल जो मेरिट बनेगा दोनों स्टेज मिला के। लेकिन आप अगर देखिए कट ऑफ अभी हम बताएंगे, कट ऑफ अगर देखोगे तो मेनली स्टेज 1 ही तैयार कर रहा है। इसमें सबका डॉक्यूमेंट भेजेगा, सबका लगभग क्या होगा सही होगा, सेमेस्टर का परसेंटेज जोड़ेगा तो बहुत ज़्यादा किसी का डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि किसी का 70 होगा किसी का 80% होगा, तो 2-4 नंबर ऊपर नीचे होगा। अगर वो CBT 1 में ही ज़्यादा ले आएगा तो क्या होगा, CBT 1 में ही तो ज़्यादा ले आएगा, तो बनेगा ओवरऑल मेरिट। लेकिन मेनली क्या डिसाइड कौन करेगा, CBT 1 मतलब पहला स्टेज ही डिसाइड करेगी। अब बात यह है कि अगर हम देखें तो एप्लीकेशन फ़ी देखोगे तो जनरल वालों के लिए EWS OBC वालों के लिए टोटल आपको पैसा लगेगा 1072 रुपया लगेगा। पैसा सब उसमें मायने नहीं रखता, वो कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें क्या कि आपको ही बोले ना क्या कि एग्जामिनेशन का बाइलिंगुअल मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा क्वेश्चन, आपको जैसा जिसमें आप सुटेबल है आप उसमें क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, केवल इंग्लिश वाला सेक्शन छोड़ के। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब समझना बात को ध्यान से, एग्जामिनेशन पैटर्न। ये जो एग्जामिनेशन पैटर्न जो हम लिख रहे हैं वो कब किसके आधार पे, तो बेस्ड ऑन ये जो हम बोले हैं ये बेस्ड ऑन जो पिछले बार 2023 में जो निकाला, बेस्ड ऑन प्रीवियस सिलेबस, प्रीवियस रिक्रूटमेंट 2023, प्रीवियस जो रिक्रूटमेंट जो 2023 में आई थी तो उसमें जो सिलेबस था उसके अनुसार हम बोले। इस साल क्या लेगी, लेकिन हमें लगता है कि वही रहेगा, चेंज होता नहीं है, तो पिछले साल के आप बोल सकते कि यही रहने वाला है। क्या किसका जो होता है कि मेनली क्या कि टोटल 4 सेक्शन है, टोटल कितना सेक्शन है 4 सेक्शन। पहला जो सेक्शन होता है वो डिसिप्लिन से, मैकेनिकल वाले हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन रहेगा, सिविल वाले हैं तो सिविल वाले से क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से क्वेश्चन रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, ब्रांच से 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग कहने का मतलब क्या कि मैथ सब रहेगा, टोटल चीज रहेगा, मतलब इंजीनियरिंग मतलब एप्टीट्यूड भी रहेगा और मैथ भी रहेगा, मतलब एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों रहेगा। टोटल कितना रहेगा 20 क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा वेटेज उतना नहीं है, बन जाएगा। जीके भी पूछेगा कितना 10 क्वेश्चन, तो जीके तो ना के बराबर है, टेंशन ही नहीं लेना। इसे बोले कितना अच्छा ये है ना, इसको निकालना बहुत ही आसान है,
क्यों? रीजनिंग और एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट सही है। आरआरबी जेई के लिए आप CBT 1 के लिए तैयारी किए थे तो ऑलरेडी सही है। जीके में अगर किसी को दिक्कत है, जीके 10 क्वेश्चन है यार, तुम कितना भी नहीं तो पढ़ के जाओगे तो 5 को क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे आराम से। तो जीके तो सोचना ही नहीं। हाँ, इसमें डिसाइडिंग फैक्टर एक कौन सा होगा? डेट इज जनरल इंग्लिश। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन में अगर देखिएगा तो 20 क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन में अगर देखोगे तो 20 क्वेश्चंस। और HPCL में भी आपका कितना है? HPCL में भी जनरल इंग्लिश सिलेबस में है। मतलब क्या? आपके सामने दो दिख ले। एक बात, जितना भी PSU कंपनी होती है ना, लाइक ONGC, BHEL, HPCL, भारत पेट्रोलियम, ये सब जब भी निकालती है तो उसमें इंग्लिश थोड़ा सा जरूर पूछ लेता है। मतलब क्या? इंग्लिश भी आपको आना चाहिए। तो HPCL में भी इंग्लिश है और यहाँ भी जनरल इंग्लिश है, तो दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। तो जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन कितना रहेगा? 20 क्वेश्चन। मतलब टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास रहेगा वो कितना रहेगा? 150। और 150 क्वेश्चन सॉल्व कितना में करना होगा? तो जो टाइम होगा 120 मिनट में, 120 मिनट्स। क्या बोले थे हम? बोलते आ रहे, बार बार बोलते आ रहे क्या कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज के डेट में केवल नॉलेज का टेस्ट नहीं है, नॉलेज के साथ टाइम मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है। टाइम मैनेज करने आना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट कहां से आता है? मोर एंड मोर प्रैक्टिस। मोर और मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से टाइम मैनेज होगा। मतलब क्या? देखिए, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं है। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं दिया जाता है। मतलब ये आपका रहेगा टोटल। तो आप जरा देखिए ध्यान से। अगर हम बोले क्या कि इसमें रेस में बनाए कौन रहेगा? मतलब क्या कि रेस में बनाए कौन रहेगा? डेट इज ब्रांच से। ये 100 में से मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस हम बतला रहे हैं उसके आधार पे कि ये 100 में से आपको हर हाल में मिनिमम 80 तो करना ही होगा, सॉल्व करेक्ट करना होगा। अगर आप 80 से अगर कम सही करते हैं आप रेस से बाहर हो। और इस तरीके से पढ़ाई करना है कि आपको 80 करना ही करना है, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। और होता है क्वेश्चन 80 सही होगा। नेक्स्ट, रीजनिंग का अगर बात करें तो रीजनिंग में 20 क्वेश्चन है, सब एक एक नंबर का है। सब क्वेश्चन एक एक नंबर का है, ये फिक्स है। रीजनिंग में आप कम से कम 15 तो सही करोगे ही करोगे। 15 नहीं तो 12 से 15 के बीच में आप सही करने की कोशिश करो। 12 से 15 के बीच में अगर आप करते हो तो सही है। 12 से 15। जीके नहीं भी पढ़े 5 को क्वेश्चन तो सही कर लेगा। 5 क्वेश्चन सही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? और ये हम जो ये लिखे ना, ये सब ऑन एंड एवरेज का बात किए। जो जेन्युइन बच्चा है, जो जेन्युइन कैंडिडेट पढ़ने वाला है, वो ऐसे करेंगे, ये इतना सही करेंगे। मतलब क्या कि लगभग सब स्टूडेंट इस रेंज में रहेंगे। आपको हम बोलते हैं हमेशा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है? एक स्टेप आगे, एक दौड़ आगे लगाना। वो एक दौड़ आगे कौन लगाएगा? यही जनरल इंग्लिश। यही जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश सबका सामान्य है। जो इसमें मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा। अब इसमें हम ये नहीं कर सकते हैं कि कौन कितना स्कोर करेगा, वो डिपेंड करेगा कि इसको बढ़िया से पढ़ाई करना है। मतलब क्या? जनरल इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सिलेक्शन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि पहला 3 सब्जेक्ट तो सबका सही है, एकदम कोई दिक्कत है। तो कोशिश करो कि जनरल इंग्लिश में जो जितना सही करें, तो कोशिश तो रहना ही चाहिए कि कम से कम तो 10 से 12 तो सही करना ही पड़ेगा। 10 से 12 तो सही करना ही पड़ेगा। मत इस तरीके से पढ़ाई करो कि सही करना होगा। अगर आप 15 के ऊपर ले आते हो जनरल इंग्लिश में तब तो बहुत अच्छा है। तो कोशिश करो कि 12 से ऊपर ही सही करो। 10 में गड़बड़ा जाएगा तुम्हारा कहानी। 12 से 15 के बीच में लाने का कोशिश करो। तो आप जोड़ लो 80, मिनिमम ही जोड़। तो 80 10 90, 90 10 100, 105 में कहानी नहीं बनेगा आपका, उसमें भी गड़बड़ा रहा है। मतलब क्या कि ऑन एंड एवरेज 150 में से कम आपको, हम अगर प्योर अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको 120 चाहिए। 120 का टारगेट लेके चलना होगा। और 120 इतना आसान नहीं है। क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रहता है, क्वेश्चन का लेवल इसमें ठीक ठाक पूछता है। तो 120 मान के चलना होगा आपको कि सही करना है।
तब अब तैयारी आप इस रूप से करो कि ये हम ऑन एड एवरेज का बात की, बच्चा इतना नंबर लाता है तो आपको कम से कम सेफ अगर सिलेक्शन का चांस बनाना है तो आपको 120 कम से कम सही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन प्रीवियस कटअप का बात करें तो इतना नहीं गया था, लेकिन बोले ना कि इस बार कटअप जाएगा। पिछला बार बहुत लोगों को पता भी नहीं चला था, इस बार बहुत, क्योंकि पिछला बार अलग अलग के अति पे आया था, इस बार क्या है कि एक साथ क्यूमुलेटिव आया है और इस बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता है, तो अच्छा खासा जाएगा कटअप। नेक्स्ट अगर बात करें तो दूसरी बात कि इसका जो, अब देखिए ये इतना सुंदर है कि सब कुछ क्लियरली बता दिया है। क्या बताया कि 1 से 100 स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक क्या रहेगा, डेट इज वो रहेगा आपका ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन, मैकेनिकल मैकेनिकल से रहेगा, सिविल वाले के सिविल। उसके बाद 101 से 120 के बीच में क्या रहेगा, रीजनिंग का मैथ का क्वेश्चन रहेगा। 121 से 130 के बीच में जीके रहेगा और 131 से 150 क्या रहेगा, जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम कितना रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 120 मिनट हम बोल चुके हैं। निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग 1/4 है, मतलब क्या 4 गलत करोगे 1 नंबर कट जाएगा, 1 गलती करोगे 0.25 मार्क्स चला जाएगा, 1 सही करोगे 1 नंबर आपको मिलेगा। लिख दिया कि क्वेश्चन का जो लेवल है वेरी डिफिकल्ट 20%, डिफिकल्ट 60 से 70%, ये तो हर एग्जाम का ही रहता है। इजी 10 से 20% तो सब लोग बना लेता है। तो मेन क्या है कि आपको डिफिकल्ट और इजी ये दो को मेंटेन कर लो, बाकी वेरी डिफिकल्ट में थोड़ा मनी बना लिए निकल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या नेक्स्ट अगर देखें तो सिलेबस मैकेनिकल वाले की अगर बात करें तो वही है ऑलमोस्ट बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप सेमेस्टर में पढ़े हैं, सेमेस्टर 3rd से लेकर सेमेस्टर 6 तक लगभग वही सिलेबस है। आप देख लेना, पहला क्या कि बीएमई बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मल पावर प्लांट, इस सब सिलेबस जो है वो सब पढ़ना। मैनेजमेंट, मटेरियल साइंस पढ़े हैं, ये सब वही है। मतलब सिंपल कहानी है कि अगर हम सिलेबस का बात करें, इसको और डिटेल में बाद में आगे बात करेंगे, स्पेशली मैकेनिकल जो ब्रांच जो सिलेबस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मेनली हम कहेंगे क्या कि जितना भी अगर बोले सब्जेक्ट आप पढ़े सेमेस्टर में वो सब है शुरू से लेकर, जैसे कि आप कैड भी पढ़े, मेट्रोलॉजी पढ़े, सॉम, एएमपी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये भी सिलेबस में है, डीएमई थ्योरी ऑफ मशीन, टूल इंजीनियरिंग पढ़े 4th सेमेस्टर में तो वो भी सिलेबस में है, इंडस्ट्री फॉर्म पढ़े 5th सेमेस्टर में, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स उसी से रिलेटेड हल्का फुल्का है, कैड कैम पढ़े हैं तो भी सिलेबस में आपका, हीट ट्रांसफर, आरएसी ये सब सिलेबस में। मतलब जो भी आप 3रा सेमेस्टर से 5वां सेमेस्टर पढ़े हैं वो सब ब्रांच से रिलेटेड है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हम इसके लिए स्पेशल अलग से बात करेंगे हम। सेकेंड जो पेपर है डैडी, जो आपका एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग, जीके और जो जनरल इंग्लिश है उसका सिलेबस हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जरा देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें टेस्ट ऑफ रीजनिंग में अगर बात करें तो टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा। 20 क्वेश्चन इसमें लिख दिया कि क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये बड़ा अच्छा चीज है। टॉपिक लिख दिया, ये बहुत अच्छा चीज है। क्या वेन डायग्राम से क्वेश्चन रहेगा, मतलब प्रैक्टिस डायरेक्ट वेन डायग्राम पे चलो। एनालॉजी पर रहेगा, सिमिलर एनालॉजी, ये इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या होगा। डेटा डीआई का क्वेश्चन रहेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन रहेगा, पैसेज दिया हुआ रहेगा, अब वो सही है कि नहीं, मतलब क्या ट्रू फॉल्स 2 स्टेटमेंट रहेगा, सही है कि नहीं ये आपको पता करना है। लॉजिकल रीजनिंग रहेगा और बेसिक मैथ रहेगा, इंटीजर, परसेंटेज, प्राइम नंबर मतलब नंबर सिस्टम, परसेंटेज रहेगा, ये सब रहेगा। तो बेसिक मैथ ये क्लियरली इन्होंने लिख दिया। इसका क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू है वो हम बाद में उसका शेयर भी करेंगे। तो मतलब क्लियरली ये टॉपिक लिख दिए, आप इसी के अनुसार आप क्या करो, तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात अगर बात करें क्या कि नेक्स्ट जीके का बात करें तो 10 क्वेश्चन रहेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो कुछ भी आप पढ़े हो आरआरबी जेई के लिए वो आपके लिए सफिशिएंट। जैसे क्या कि अगर हम बोलते करंट ट्रेंड्स, करंट अफेयर, कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहेगा ही रहेगा। जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न 1547 के बाद वाला वो थोड़ा सा पढ़ना, वहाँ से 2-3 क्वेश्चन रहेगा। ज्योग्राफी में बेसिक ज्योग्राफी, कौन लेक कहाँ पे क्या है, किस तरीके का मिट्टी, सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, ये सब चीज़, रबी फसल खरीफ फसल, इसे जो करते रहते हो ये। नेक्स्ट अगर पॉलिटी का बात करें, आर्टिकल, ये सब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कौन सा आर्टिकल का क्या मतलब क्या नहीं है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स रिलेटेड में क्या मेनली क्या टेनिस, करंट जो भी स्पोर्ट्स हुआ है उससे रिलेटेड थोड़ा सा आपको डेटा पता होना चाहिए। तो मतलब क्या ओलंपिक
ये सब वाला जो करंट वाला है उसमें किसको क्या कितना कौन देश कितना रैंकिंग पे किसको क्या गोल्ड मेडल मिला क्या मिला, ये सब टेनिस जो 4 गो होता है विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और एक कौन होता है जो 4 गो होता है मतलब एक विंबलडन, तो ये चारों क्या ग्रैंड स्लैम जो होता है तो उससे कौन जीता हुआ मेंस में वुमेन्स में मिक्स डबल में, तो यही सब क्वेश्चन आते रहता है। तो ये सब चीज़ आपको देखते रहना, मतलब क्या कि मोर और लेस अगर बात करें तो जीके का क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन तुम ऐसे भी बना के आ जाओगे, तो बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं है। हाँ अब देखो और खूबसूरती देखो, जो जनरल इंग्लिश है जो 20 क्वेश्चन पूछेगा ये इस पे विशेष ध्यान हम देना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि एचपीसीएल में भी काम आएगा। अब यहाँ पे देखो कि इन्होंने लिख दिया है कि जनरल इंग्लिश में क्या क्वेश्चन रहेगा, तो पहला क्या सिनोनिम्स एंटी सिनोनिम्स रहेगा, मतलब वर्ड वोकैबुलरी की बात करें तो उसके टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा 4 क्वेश्चन रहेगा, मतलब क्या सिनोनिम्स एंटी सिनोनिम्स से 4 क्वेश्चन रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दे देगा और उससे क्वेश्चन रहेगा, कितना क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहेगा, इन्होंने क्लियरली लिख दिया है। उसके बाद सेंटेंस 3-4 दे देगा अलग अलग और उसको अरेंज करना है सो डेट की प्रॉपर मीनिंग निकल सके, कितना क्वेश्चन रहेगा 4 क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस कंप्लीटेशन करना है प्रीपोजिशन का यूज करके, डेट इज क्या इससे कितना क्वेश्चन रहेगा 4। मिसस्पेलिंग मतलब वर्ड दिया रहेगा रॉन्ग रहेगा तो उसको क्या करना है स्पेलिंग सही करना है यूज सही करना है, मतलब क्या उससे कितना क्वेश्चन रहेगा 4 क्वेश्चन रहेगा। तो इन्होंने क्लियरली इंग्लिश का क्वेश्चन कहां से आएगा ये लिख दिया। अब करना क्या है कि जो टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दो। जो भी एग्जाम एसएससी जेईई बैंकिंग में जो जनरल इंग्लिश का सिलेबस होता है वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को आप PYQ केवल लगाते जाओ, वहां से सही होगा। तो ये 4-4 क्वेश्चन क्लियरली लिख दिया, तो बहुत ही अच्छा चीज है कि ऐसे लिख दिया। और यही हूबहू लगभग हूबहू तो नहीं लेकिन मोर और लेस यही सिलेबस जनरल इंग्लिश का सिलेबस आपको एचपीसीएल में भी दिखेगा। और दोनों का मोर और लेस एग्जाम एक ही टाइम पे हो क्योंकि दोनों का जो रिक्रूटमेंट आया है लगभग बराबर टाइम पे ही आया है। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा स्कोप भी है और आपको मतलब बोल सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप इसको कभी खोने मत दो। दोनों में सीट बहुत ही अच्छा है। जो हम तो ये जो जेन्युइन बच्चा जो पढ़ने वाला तैयारी कर रहे हैं तो दोनों में से कोई ना कोई एक में जरूर जॉब ले लेंगे अगर वो मोटिवेटेड है पढ़ाई कर रहे हैं रियल में। तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंपली क्या कि पिछले साल का कट ऑफ हम बोले ना कि 2023 में बीएचए के द्वारा सुपरवाइजरी ट्रेनिंग के लिए आया था, आप चेक कर सकते हो। तो आगे तो ऊपर जो रिटर्न हुआ था उसका हम बात कर रहे हैं और उसमें अगर मैकेनिकल का अगर बात करें तो जो कट ऑफ 150, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना 150, इस बार भी वही है। मतलब इसी के आधार पर हम बोले कि सिलेबस वही रहेगा। पिछला बार भी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था 150 था, इस बार भी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना बोले हैं 150 बोले, मतलब क्या कि वही रहने वाला है सिलेबस। तो देखिए जनरल का 83.5 गया था, हम कितना बोले हैं बाबू 120 तक। क्यों? क्योंकि इस बार बढ़ेगा कट ऑफ। हम सेफ रहने के लिए कि आप सुरक्षित हैं, सिलेक्शन एकदम कंफर्म है, आपका टारगेट 120 होना ही चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें बाकी कैटेगरी वाइज, आप देख सकते बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ओबीसी वाले आप भी अलर्टे रहना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें दूसरे ब्रांच, अगर कोई आपके साथ पार्टी होंगे तो उनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करिए पिछला सिविल का था, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं था, इसलिए उनका डेटा मेरे पास है सिविल वाले के लिए। नेक्स्ट अब ओवरऑल जो बना था ये तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पे, जो कि 21 जनवरी 2024 का, तो बोले थे ना हम कि दिसंबर लास्ट वीक में बोला गया था टेंटेटिव है, लेकिन एग्जाम जनवरी में ले गया था। तो बहुत ज़्यादा नहीं इधर उधर होता है, चेंज भी होगा तो 10-15 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो अपना तैयारी करते रहो, मतलब अप्रैल में लिया तो लिया, नहीं तो मई के फर्स्ट वीक तक एकदम एग्जाम कन्फर्म इस बार हो जाएगा आपका। तो आप उस अनुसार अपने आपको तैयारी करो। फरवरी स्टार्ट हो रहा, फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब 3 महीना कम से कम आपके पास, 3 महीना 3.5 महीना बोलो, 3.5 मंथ्स। और 3.5 मंथ्स बहुत ही सफिशियंट टाइम होते हैं किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो एकदम टूट परोदम सिलेबस भी आपको हम बतला दिए कि कैसे क्या पढ़ाई करना है, सब चीज़ आपके पास कंटेंट भी है। तो अब केवल क्या करना है, एकदम टूट पड़ना, तैयारी बेजोड़ दम करो। बाकी PYQ इसका हम लगवाएंगे कभी जब टाइम मिलेगा तो वहाँ पे हम करवा देंगे। PYQ को टेंशन मत लो, जो सिलेबस बोले उस सिलेबस के अनुसार तुम करो। जो जो पहले बोले हैं जेईई बैच में, फाउंडेशन बैच में, उस पर तुम लगे रहो। नेक्स्ट ओवरऑल जो कट ऑफ, मतलब फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए था, तो जो ओवरऑल जो कट ऑफ बना था तो वहाँ पे देख कितना 89.5, मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ी गए,
6 नंबर बढ़ा, मत वही ऐड किए होंगे परसेंटेज सेमेस्टर वाले, तो बहुत ज़्यादा नहीं गया होगा। तो मिनिमम कट ऑफ देखिए, तो ये चीज़ आपको देख रहे थे। मेनली हम क्या बोले कि CBT 1 जो है वो मेन है बाबू, और इसमें स्कोर करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी। क्या सिलेबस रहेगा, चाहे वो डिसिप्लिन मतलब ब्रांच वाइज बात करें, जनरल इंग्लिश का बात करें, रीजनिंग का बात करें, जीके का बात करें, ये सब हम बता दिए कि क्या सिलेबस है, क्लियरली क्लियर कट लिखा हुआ है। तो इसी अनुसार अब आप तैयारी करना एकदम शुरू कर दो, और 1 तारीख से फॉर्म भरना शुरू करें। स्टार्टिंग में कोशिश करना कि फॉर्म भरें, आपको मनचाहा ब्रांच सिटी टेस्ट सिटी मिल जाएगा कि कौन से आप सर में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। इसे लास्ट टाइम के लिए वेट मत करना, जैसे लिंक एक्टिव हो जाए आप क्या करना कि फॉर्म फिल कर देना। नेक्स्ट अगर बात करें कैसे सर, तो वही बोले कि जब 1 तारीख को 1 फरवरी के बाद क्या करना है कि careerbhl.in गूगल में खोलिएगा डायरेक्टली, तो आपको ये होम पेज खुल जाएगा। ऐसा ही कुछ होम पेज खुलेगा, यहाँ पे दिखेगा करंट ओपनिंग्स दिखेगा, इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये पेज दिखेगा। और जब ये पेज दिखेगा तो यहाँ पे दिखेगा आपको रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनी एंड सुपरवाइजर ट्रेनी 2025 दिखेगा आपको। तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन, अभी अगर आप खोल के देखिएगा इस पेज को, तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो नहीं एक्टिव है, एक्टिव नहीं है। लेकिन 1 तारीख के बाद जब इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे ऐसे, तो ये डायरेक्टली फॉर्म पेज ओपन हो जाएगा, और वहाँ से जो जो आपको मांगेगा तो आप डेटा दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन, आपका फॉर्म भरा जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम जो बोले थे सुपरवाइजर ट्रेनिंग, ये 2023 में जो एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड पिछले यहाँ पे दिखा भी रहा है। तो इस बार आप लोग के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन 1 तारीख के बाद एक्टिव हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यही होम पेज है, तो आप यहाँ से इस तरीके से आप क्या जा सकते हैं, सिंपल बात है। बाकी जब आप फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा तो हम एक बार इन्फॉर्म भी कर देंगे, लिंक शेयर कर देंगे, उसे टेंशन मत लो। लेकिन हम यहाँ बता दिए कि यहाँ पे career.bhl आप गूगल में डालिएगा 1 तारीख के बाद, तो होम पेज खुलेगा। यहाँ पे ऊपर करंट ओपनिंग्स क्लिक करिएगा तो आपको पूरा पेज खुल जाएगा, और यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनी एंड सुपरवाइजर ट्रेनी 2025 के नाम से आएगा। तो आप नीचे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन जो रहेगा वहाँ पे क्लिक करना, खुल जाएगा पेज। नेक्स्ट अगर बात करें कि अभी भी अगर कोई बच्चे अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम लोगों का 2 बैच, एक फाउंडेशन बैच 1 ऑलरेडी लगभग सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, और एक फाउंडेशन बैच 2 जो कि स्टार्ट किए हैं, जनवरी में स्टार्ट हुआ, बहुत दिन नहीं हुआ, 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं जो इच्छुक है। बाकी आप अपने कहीं भी कुछ रहो, कहीं भी पढ़ाई किए हो, सिंपली क्या है कि आप टूट पड़ो इस एग्जाम के लिए, HPCL BHL के लिए, क्योंकि आपके सामने 2 बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। और सबसे बड़ी बात कि पढ़ाई तो जरूरी है, कॉन्सेप्ट तो बनाना जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, टाइम उतना ही मैनेज होगा। क्योंकि आप HPCL के देखो या BHL देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, नंबर ऑफ टाइम कम है। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं दिया जाता है। तो ये कहाँ से आएगा कॉन्फिडेंस, ये एक्यूरेसी कहाँ से, एक्यूरेसी भी रहना है और कम समय में बनाना भी है, तो ये कहाँ से आएगा। बस इसका एक ही सॉल्यूशन है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। बात इतना क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसका जो PYQ क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम करवाएंगे, उससे और अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से रहता है। बाकी सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ये सब बात कर लिए। लास्ट बात कि जो इस बार पेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं 6 सेमेस्टर में, उनको जवाब मिल गया होगा कि भले ही इन्होंने लिख दिया है कि जाके पेयरिंग अलाउ है, लेकिन 1 जून तक डिग्री हो जाना चाहिए। तो बिहार में डिप्लोमा वालों के लिए SPT के द्वारा हमें नहीं लगता कि 1 जून तक आपको डिग्री मिल जाएगा, इसलिए बिहार वाले स्टूडेंट नहीं भरिए। बाकी दूसरे राज्य में जो भी डिप्लोमा बोर्ड है, आप देख लेना कि अगर आपका डिग्री अगर 1 जून तक हो जा रहा है तो आप भर सकते हो बाबू, समझ में आ रहा है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाबू टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।